Hello everyone. So in this video we will discuss about the Haemophilus species. So without any further ado, let's get started. So simply the species of genus Haemophilus are small gram-negative rod which often appear cocobacillary and may occasionally form the short filaments. They are facultative anaerobes and fermentative. They are motile and capsule is present. They are fastidious bacteria and require one or both of the growth factor X, that is hemin, and factor B, that is nicotinamide adenine dinucleotide NAD. They show the variable reaction in the catalase and the oxidase test. They don't grow on the MLA. The Haemophilus species exhibit the phenomena called the satellitism. It means the colonies of the Haemophilus species, which require the factor V, grow close to the Staphylococcus aureus colony, and the Staphylococcus aureus growing on the blood agar releases the factor V into the medium. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द हीमोफिलस स्पीशीज. सो सिंपली द स्पीशीज ऑफ द जीनस हीमोफिलस आर स्मॉल gram negative rod shaped bacteria which often appear cocobacillary and may occasionally form the short filament. बेसिकली हीमोफिलस जीनस की जो भी स्पीशीज है उनके मेंबर छोटे होते हैं साइज में, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं ये. साथ ही आपको कोकोबैसिलरी अपीयरेंस में आपको दिखाई देंगे एंड कभी कभी ऑकेशनली आपको इनमें शॉर्ट फिलामेंट्स भी दिखने के लिए मिलेंगे इन देयर कॉलोनीज. ठीक है. आफ्टर दैट दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड फर्मेंटेटिव. बेसिकली क्या होता है कि जीनस हीमोफिलस की जो भी स्पीशीज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो देन they switch to the fermentative mode. ठीक है. After that they are motile and capsule is present. Basically Haemophilus species के मेंबर मोटाइल होते हैं और कैप्सूल इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है. ठीक है. They are fastidious in nature and require two growth factors. First one is factor X and factor B. बेसिकली जो हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर हैं फास्टिडियस नेचर होती है इनके पास. बेसिकली इनको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ. ठीक है. And those specific nutrient requirement includes two factors, factor X and factor V. Factor X को हम कहते हैं हीमिन और factor V को हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड. सिंपली कहने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर को ग्रो कर रहे हो, या तो आपके पास यहाँ पे X फैक्टर होना चाहिए या तो V फैक्टर होना चाहिए या ये दोनों फैक्टर होने चाहिए. अगर ये दोनों फैक्टर में से एक भी फैक्टर आपके पास है तो आपका हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर ग्रो कर जाएंगे. एंड अगर आपके पास ये फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो दे विल नॉट ग्रो एंड हेंस दे आर फास्टिडियस इन नेचर. ठीक है. आफ्टर दैट दे शो द वेरिएबल रिएक्शन इन कैटालेस एंड ऑक्सीडेज टेस्ट. हीमोफिलस स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो वेरिएबल रिएक्शन शो करते हैं कैटालेस और ऑक्सीडेज टेस्ट में. कोई कैटालेस पॉजिटिव होता है, कोई ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, कोई कैटालेस नेगेटिव होगा, कोई ऑक्सीडेज नेगेटिव होगा. ठीक है. दे डू नॉट ग्रो ऑन द एमएलए. बेसिकली हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर मैकोंकी लैक्टोज अगार पे ग्रो नहीं करते. ठीक है. आफ्टर दैट द हीमोफिलस स्पीशीज एक्सिबिट द फिनोमेना कॉल्ड द सैटेलिटिज्म. इट मींस द हीमोफिलस स्पीशीज व्हिच रिक्वायर द ग्रोथ फैक्टर V grow close to the Staphylococcus aureus colonies. Staphylococcus aureus growing on the blood agar releases the factor V into the medium. बेसिकली क्या है कि जो हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर हैं एक फिनोमेना को एग्जिबिट करते हैं एंड इट इज नोन एज सैटेलिटिज्म. इसमें क्या है कि जो भी हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर हैं जिनको फैक्टर वी रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ, वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज के क्लोज कांटेक्ट में ग्रो करते हैं, क्योंकि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जब आप उसको ब्लड अगार पे कल्चर करते हो तो वो फैक्टर वी रिलीज करता है विच इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द हीमोफिलस स्पीशीज. ठीक है. Moving on, the optimal growth occur in an atmosphere of 5 to 10% of carbon dioxide on chocolate agar, which supplies both X and V factors. The chocolate agar is prepared by heating the molten blood agar in water bath at 80 degrees Celsius for about 10 minutes. Heat stable X factor is released by the lysis of the RBC during the preparation of the chocolate agar. The brown color of the chocolate agar is due to the lysis of the RBC. The V factor is heat labile and susceptible to the plasma NADase. It is also released by the lysed RBC during the preparation of the chocolate agar, but can tolerate a temperature of 80 degrees Celsius for short period, whereas the plasma
NADs which degrade the V factor are destroyed at this temperature. So देखो भाई, for the optimal growth to occur, you have to maintain the atmosphere of 5 to 10% of carbon dioxide on chocolate agar, which will supply the growth factor X and V. देखो सिंपली क्या है कि हम हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर को चॉकलेट अगार पे ग्रो करते हैं क्योंकि चॉकलेट अगार दोनों ही ग्रोथ फैक्टर X और V को सप्लाई करता है। मैंने आपको बताया था कि जो हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर है वो फास्टिडियस इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये एक्स और वी ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस में ही अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज जब आप हीमोफिलस स्पीशीज के मेंबर को चॉकलेट अगार पे ग्रो कर रहे हो, फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ आपको यहाँ पे 5 to 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोस्फेयर मेंटेन करना होगा, ठीक है। After that, coming to the preparation of the chocolate agar is prepared by heating the molten blood agar in water bath at about 80 degrees Celsius for 10 minutes. सिंपली चॉकलेट अगार की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करोगे, मोल्टेन ब्लड अगार को हीट करोगे वाटर बाथ में एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। मूविंग ऑन, द हीट स्टेबल एक्स फैक्टर इज रिलीज्ड बाय द लाइसिस ऑफ द आरबीसी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द चॉकलेट अगार। सो सिंपली जब आप चॉकलेट अगार को प्रिपेयर कर रहे हो फ्रॉम द मोल्टन ब्लड अगार, तो वहां पे हीट स्टेबल एक्स फैक्टर निकलेगा बिकॉज ऑफ द लाइसिस ऑफ आरबीसी, ठीक है। द ब्राउन कलर ऑफ द चॉकलेट अगार इज ड्यू टू द लाइसिस ऑफ आरबीसी। और सिंपली जो चॉकलेट अगार का कलर होता है वो ब्राउन इन कलर होता है बिकॉज ऑफ द लाइसिस ऑफ आरबीसी, ठीक है। आफ्टर दैट द फैक्टर V इज हीट लेबाइल एंड सस्पेक्टेबल टू द प्लाज्मा NADS। सो देखो भाई, सिंपली जो फैक्टर V होता है वो हीट लेबाइल होता है। हाई टेम्परेचर पे फैक्टर V डिस्ट्रॉय हो जाता है एज वेल एज इट इज सस्पेक्टेबल टू द प्लाज्मा एंजाइम दैट इज NADS, ठीक है। It is also released from the lysis of the RBC during the preparation of chocolate agar but tolerate temperature of 80 degrees Celsius for about short period, whereas the plasma NADS which degrade the factor V are destroyed at this temperature. सो देखो भाई, सिंपली ये जो फैक्टर V जो है ना, ये भी रिलीज होता है ड्यूरिंग द चॉकलेट अगार प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ द लाइसिस ऑफ आरबीसी, बट बीइंग अ हीट लेबाइल फैक्टर it will not tolerate the 80 degree Celsius temperature for long period, as well as जो प्लाज्मा एंजाइम NADS है जो कि फैक्टर V को डिग्रेड करता था, it will also get destroyed at this particular high temperature, ठीक है। Moving on, the small transparent dewdrop-like colonies are formed by the Haemophilus species after the incubation for 48 hours. The colonies of Haemophilus somnus have yellowish hue and some isolates are hemolytic on sheep blood agar. The large number of species associated with the human and animal are commensal on the mucous membranes of the upper digestive, respiratory and the genital tract. Some are potential pathogens also. So देखो भाई, simply the small transparent dewdrop like colonies are formed by most Haemophilus species after incubation period of 48 hours. Simply क्या है कि जो Haemophilus species के मेंबर को अगर आप किसी भी कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हो एंड आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 48 आवर्स आपको कॉलोनीज देखने के लिए मिलेंगी एंड इट विल बी स्मॉल ट्रांसपेरेंट एंड ड्यूड्रॉप लाइक, ठीक है। After that, the colonies of Haemophilus somnus have a yellowish hue and some isolates are hemolytic on sheep blood agar. Basically, अक्सर Haemophilus species के मेंबर की कॉलोनीज आपको स्मॉल ट्रांसपेरेंट और ड्यूड्रॉप लाइक देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ये जो Haemophilus somnus है उसकी कॉलोनीज में येलोइश ह्यू होता है एंड सम ऑफ द आइसोलेट्स आर hemolytic on the sheep blood agar, ठीक है। After that, the large number of species associated with the human and animal are commensal on the mucous membrane of the upper digestive, respiratory and genital tract and some are potential pathogens. So देखो भाई, सिंपली लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हीमोफिलस स्पीशीज जो कि ह्यूमन और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द अपर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड द जेनिटल ट्रैक्ट एंड सम ऑफ दीज मेंबर्स of Haemophilus are potential pathogens, ठीक है। So now we will discuss about the Haemophilus species of the veterinary importance. So simply there are more than 12 serotypes of Haemophilus parasus, 15 serotypes of the
Haemophilus somnus, and approximately 9 serotypes of the Haemophilus paragallinearum have been identified, which is of veterinary importance. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.